मुंबई में एक 32 ईयर ओल्ड ट्रेडर ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 60 लाख रुपीस गवा दिए। उन्होंने अपने दोस्तों से, फैमिली से, रिलेटिव से और इसके अलावा लगभग 11 बैंक से लोन ले रखा था। और ये अकेली स्टोरी नहीं है। सबसे पहला लोन हम लोगों ने लिया 10 लाख का, गोल्ड लोन लिया हम लोगों ने 5 लाख का। कितना डेट उठाया था आपने उस टाइम? 60 to 70 lakhs के अप्रोक्स। आपका टोटल लोन अमाउंट है 88 lakhs। हो सकता है कि मार्केट्स में गैम्बलिंग करने के चक्कर में आपने एक लोन लिया हो, या हो सकता है किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपने लोन लिया हो, या किसी बिजनेस के चक्कर में लोन लिया हो जो आगे जाके चला ना हो, या फिर हो सकता है कभी आपकी जॉब चली गई हो इसलिए आपने अपने घर के खर्च चलाने के लिए लोन लिया हो। देखिए, अगर आज आपकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं होगी तो मेंटल हालत पे असर पड़ेगा, और मेंटल हेल्थ पे अगर असर पड़ेगा तो फिजिकल हेल्थ पे जरूर असर पड़ेगा। हम इस वीडियो में बहुत ही प्रिसाइज स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिससे आप लोन्स के जंगल से फाइनली बाहर निकल सकते हैं। ये जर्नी कठिन जरूर है, पर शायद इस वीडियो से ये जर्नी थोड़ी सी अचीवेबल लगने लगे। तो स्टेप 1 है अपने सारे लोन्स की लिस्ट बनाना। देखिए, चाहे आप इस लिस्ट को लिख के करें या फिर एक्सेल में ये लिस्ट बनाएं, पर ये लिस्ट आपको तुरंत बनानी चाहिए। आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपने सारे लोन्स लिखने हैं। पहला, लोन कितने अमाउंट का है, फिर लोन कितना बचा हुआ है यानी लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। उसके बाद आपको लिखना है कि भाई ये जो आपके लोन्स हैं इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद आपको लिखना है ये लोन किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल, ये लोन आपका होम लोन हो सकता है, ये लोन आपका ऑटो लोन हो सकता है, ये लोन आपका कोई पर्सनल लोन भी हो सकता है, या फिर गोल्ड लोन। और अगर कोई और तरह का भी लोन है तो इस वक्त उसको इस कॉलम में लिख लीजिए। याद रहे, लोन क्यों लिया था ये मैटर नहीं करता। हमें बार बार अपने उस पे नहीं जाना है कि हमने लोन क्यों लिया था, क्योंकि याद करोगे तो सिर्फ गिल्ट होगा। और इस प्रॉब्लम जिसमें हम फंसे हुए हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमें गिल्ट नहीं, एक्यूरेट सॉल्यूशंस चाहिए। और एक्यूरेट सॉल्यूशंस में इमोशंस की जगह नहीं होती है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये आप लिखिए कि ये लोन सिक्योर्ड लोन है या फिर अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें आप किसी चीज को गिरवी रख कर लोन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होम लोन आपका सिक्योर्ड लोन है जहां पे आपका घर गिरवी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो लोन सिक्योर्ड लोन है क्योंकि वहां पे आपकी कार या स्कूटर या व्हाटएवर 2 व्हीलर 4 व्हीलर गिरवी होती है। और जो अनसिक्योर्ड लोन होता है उसमें आपका कुछ भी गिरवी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल लोन आपके एक तरह का एग्जाम्पल है अनसिक्योर्ड लोन के। क्रेडिट कार्ड लोन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अनसिक्योर्ड लोन का। यहाँ पे ये देखोगे आप, अगर आपका कोई भी अनसिक्योर्ड लोन है जनरली उसका जो टेन्योर है वो कम होता है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान आपको एक अनसिक्योर्ड यानी बिना किसी गिरवी रखे आपको कुछ लोन दे रहा है वो आप पे एक बड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि अगर आपने डिफॉल्ट किया उसके पास कोई घर या कोई गाड़ी नहीं है आपकी जब्त करने के लिए, इसीलिए वो आपको एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले जो भी लोन्स आपने लिखे हैं उनमें से जिनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% या 16% से ज्यादा है उनको आप हाईलाइट कर लीजिए। अब स्टेप 2 पे बढ़ते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का लोन है तो वो आपने अभी तक हाईलाइट कर लिया होगा, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो 36% से 50% तक एनम तक का इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। अब जिस दुनिया में पर्सनल लोन्स भी 20% के अंदर मिल जाता है, उस दुनिया में क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट पे करना, देखिए क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट पे करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। खैर, आई होप अभी आपने अपने सारे लोन्स को हाईलाइट कर लिया होगा जिसमें आप 15% से ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब सबसे पहले आपके पास जो भी सेविंग्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो गए, चाहे बैंक अकाउंट में अगर आपके कुछ पैसा पड़ा है, चाहे फिक्स डिपॉजिट्स में कुछ पैसा पड़ा है, यहाँ तक कि पीएफ और पीपीएफ में भी आपको इतना पैसा पड़ा है, सबसे पहले उस पैसे को यूज करिए। अगर आपकी कोई एफडी है फॉर एग्जांपल, उसको तोड़वाइए, उसमें जितना पैसा मिले उससे आपको अपने थोड़े से लोन्स पे करने हैं। किस ऑर्डर में पे करने हैं, क्या पूरा करना जरूरी है, इसका आंसर मैं आपको देता हूं। सबसे पहले जो आपका जो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले लोन चल रहे हैं वहां से आपको लोन पे करने की शुरुआत करनी है। अगर वो भी पूरा पे नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं, हम आगे स्टेप्स में डिस्कस करेंगे, बट एटलीस्ट कुछ पार्ट पेमेंट हो जाएगा। देखिए, प्रोसेस पे भरोसा रखिए, इसकी रीजनिंग बहुत सिंपल है। जहां पे आपको लोन्स 20-25%, 30%, 40% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वहां पे आपका कोई एफडी है या म्यूचुअल फंड है जो आपको 7%, 8%, इनफैक्ट कोई म्यूचुअल फंड इक्विटी में जो 15-20% भी आपको दे रहा है, तो भी वो आपके लोन से तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो एक मैथमेटिकल प्रूडेंट स्टेप है, मैथमेटिकल सेंसिबल स्टेप है कि जो पैसे पे आप कम इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहे हैं उस पैसे से आप सबसे पहले उसके हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स को आप पे करें।
देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ प्रोसेस भरोसा रखिए, आगे स्टेप्स पे चलिए। यहाँ पे ये कभी नहीं सोचना है कि मेरा स्टॉक या म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न दे रहा है, राइट? मैथ्स को समझना। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ पार्शियल पेमेंट भी हो जाए कोई बात नहीं, वो ही कर दें। अब इसके बाद जो आपकी जो फिल्टर्ड लिस्ट है जिसमें आपने 15% से ऊपर के लोन अमाउंट की आपने सब हाईलाइट कर रखा है, उसमें से जो भी अब बचा हुआ अमाउंट है उसे ऐड कर लें और इस अमाउंट को याद कर लें। इसके बाद उस अमाउंट का आपको एक नया लोन लेना पड़ेगा और वो ऐसा लोन होना चाहिए जिसका इंटरेस्ट रेट एटलीस्ट 15% से कम हो। 15-16% के आसपास भी तो भी चल जाएगा, बट आपको उससे कम के लिए ट्राई करना है। ये कैसे मिलेगा? देखिए सबसे पहले तो ये आप कोई एक पर्सनल लोन भी हो सकता है, या फिर अगर आपके पास कोई होम लोन चल रहा है उस पर आप टॉपअप भी करा सकते हैं। एक बात याद रखें, ये टॉपअप वाला काम आप तभी करें जब आपकी कोई कंसिस्टेंट इनकम हो, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आपने ये मिस किया तो आपका घर गिरवी है, आप ये याद रखिए। तो अगर आपकी कोई कंसिस्टेंट इनकम है तो ही आप होम लोन में टॉपअप करवाइए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज होम लोन का आप टॉपअप कराएंगे आपको 8 से 10% के अंदर वो लोन मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छी चीज है। इसके ऊपर एक और चीज सुनिए, अगर आपके पास होम लोन नहीं है पर अगर आपके पास कोई घर है तो उसे गिरवी रख के भी आप लोन निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी रिस्की है। ये भी आप तभी करें जब कोई कंसिस्टेंट इनकम हो। इनमें भी 2 बातों का बहुत ध्यान रखें। लोन सबसे पहले किसी से भी नहीं लेना, लोन देने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, लोन किसी से भी नहीं लेना है। या तो कोई रेप्यूटेड फिनटेक हो जैसे क्रेड, नवी, या फिर कोई प्रॉपर नेशनलाइज्ड बैंक हो जैसे ICICI, HDFC, SBI या IDFC बैंक। किसी भी रैंडम ऐप से मत लेना, नहीं तो इससे बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे, और वो प्रॉब्लम जानना है तो एक BBC की डॉक्यूमेंट्री है वो देख लेना। इन सब में जो सबसे आपको कम इंटरेस्ट रेट देगा आपको उससे लोन लेना है, और सबसे ज्यादा टेन्योर जो आपको अवेलेबल है वो आपको चूज करना है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो पर्सनल लोन होता है वो आपको 5 साल के टेन्योर तक का मिल जाना चाहिए। ज्यादा टेन्योर लेने से आपकी EMI कम बनेगी, मतलब डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, जो इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये याद रखिए आपको अपना सिबिल भी सही रखना है, और वो आपके आगे आने वाले स्टेप्स में बहुत काम आने वाला है। अब जैसे ही आप अपने नए लोन से जो आप अपनी सारी 15% प्लस की जो आपकी लोन्स चल रही है उनमें आप पेमेंट करेंगे, तो आपकी जो नई EMI बनेगी वो आपकी पुरानी EMI से कम होगी, क्योंकि एक तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम है और दूसरा सबसे बड़ी बात उसका टेन्योर ज्यादा है। तो सबसे पहले आपकी जो महीने में जो आपको एक इनकम प्रेशर पड़ता है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए, और आपकी डिफॉल्ट अगेन करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहां पर अगर आपके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड लोन चल रहा है तो आपको लग रहा होगा कि भाई हमने सुना है लोन सेटल भी करते हैं उसमें सिर्फ 30%, 50%, 60% ही लोन आउटस्टैंडिंग का पे करना पड़ेगा और लोन भी पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए सेटलिंग ऑफ लोन्स में इस वीडियो में हम एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे आपका जो सिबिल स्कोर है वो परमानेंटली खराब हो जाएगा और शायद उसके बाद आपको कोई और लोन जिंदगी भर के लिए ना मिले। तो उस स्टेप को डिस्कस करेंगे, राइट? लेकिन वो एक लास्ट रिजॉर्ट है, इसलिए उसको इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले इस कार्ड को उठा के फेंक दो और इस कंपनी को कॉल करके अपने कार्ड को बंद करवाना मत भूलना। अच्छा, अभी हमने अनसिक्योर्ड लोन्स की बात कर ली, लेकिन सिक्योर्ड लोन्स का क्या करना है वो भी सुनिए। अब आते हैं अगले स्टेप पे। जिन बैंक्स में आपने सिक्योर्ड लोन लिया है उनको आप सिंपली कॉल करिए और उनसे बोलिए कि आपको अपना जो टेन्योर है वो इंक्रीज करना है। थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि जैसे आप टेन्योर इंक्रीज करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट आउटगो है वो बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात, जनरली जो सारे बैंक्स हैं ये काफी खुशी से मान लेते हैं, क्योंकि उससे उनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ जाती है। आपका फायदा क्या है इसमें? आपका फायदा ये है कि अब जो आपकी मंथली EMI है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और वो कम होना अभी आपकी बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि अब आप कोई भी अगली EMI डिफॉल्ट करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर से याद रखिए ये सिक्योर्ड लोन है, ये जनरली थोड़े से लोअर इंटरेस्ट रेट पे रिलेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, लोअर इंटरेस्ट रेट पे काम करते हैं, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा दें। अभी के लिए चल जाएगा बशर्ते आप डिफॉल्ट ना करें। देखिए अभी आपके सारे स्टेप्स खत्म नहीं हुए, अगर अपना लोन आपको और तेजी से पे करना है तो प्लीज आगे देखिए अगले स्टेप पे। ये इक्वेशन को एक पीस ऑफ पेपर पे बड़ा बड़ा लिख लीजिए। सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम माइनस EMIs माइनस एक्सपेंसेस। ये इक्वेशन आपका सत्य है, इस इक्वेशन से आप बच नहीं सकते। देखो इस EMI का अब आप कुछ कर नहीं सकते, जितनी भी EMI आपकी बन रही है, राइट? जब हो सके तो अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो या फिर अपने एक्सपेंसेस को कम करने की।
इससे जो आपकी सेविंग्स हैं वो थोड़ी बढ़ेंगी और इस बढ़ी हुई सेविंग से आप कभी कभी एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर दो, कभी एक लमसम पेमेंट कर दो अपने लोन्स का अगेंस्ट, जिससे आपका जो इंटरेस्ट आउटगो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये याद रखिए, किस लोन के अगेंस्ट आपको एक्स्ट्रा ईएमआई या किस लोन के अगेंस्ट आपको एक लमसम पेमेंट करना है, किसी रैंडम के लिए नहीं। जिस लोन का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है सिर्फ उसी के अगेंस्ट पे करना है, उसी हायरार्की में चलना है। और एक्स्ट्रा ईएमआई करने से कितना फर्क पड़ता है, एग्जांपल के लिए ये वीडियो है, इस वीडियो के बाद वो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें हमने 1 करोड़ का होम लोन हमने थोड़ा जल्दी पे किया, कुछ नहीं, थोड़े एक्स्ट्रा ईएमआई, साल के एंड में थोड़ा सा लमसम अमाउंट, और इसमें हमने 50 लाख तक का इंटरेस्ट बचाया। आई होप आप सब चीजें नोट कर रहे होंगे इस वक्त, ये काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। ये सब इज्जत से करते रहना है कम से कम 9 महीने से 1 साल तक। और फिर सुनिए नेक्स्ट है, फिर से इस इक्वेशन को देखिए, सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम माइनस ईएमआईज माइनस एक्सपेंसेस। मेरी मानिए तो इस इक्वेशन को 9 महीने बाद नहीं, हर महीने देखिए। ये ऊपर के सारे बताए हुए स्टेप्स तब तक फॉलो करने हैं आपको जब तक आपकी जो ईएमआईज हैं वो आपकी मंथली इनकम का 40% या फिर उससे कम ना हो जाए। अगर आप इस स्टेप तक आ जाते हैं तो आप अपनी लड़ाई 90% तक जीत चुके हैं। अब अपना सिविल स्कोर चेक करिए, अगर नहीं आता तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो के बाद उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देखोगे यहाँ पे कि आपका सिविल स्कोर थोड़ा इंप्रूव हुआ होगा, और हुआ है तो प्लीज इस बात को सेलिब्रेट करो और आगे सुनो। अब अगर आप फिर से पर्सनल लोन ढूंढने जाओगे तो शायद आपको थोड़ा और कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाए। मान लीजिए पहले आपने जो अपना पर्सनल लोन लिया था वो 15% पे लिया था, तो शायद अब आप फिर से मांगेंगे एक नया पर्सनल लोन तो आपको 13% पे मिल जाएगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हुआ है। आपने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि आप मंथली ईएमआईज अपनी रेगुलरली पे कर सकते हैं। अगर मिलता है तो उस पर्सनल लोन को लेके ये पुराने पर्सनल लोन जो आपका चल रहा है जिसमें 15% दे रहे हैं उसको चुकाना है आपको। याद रहे ये प्रोसेस 9 महीने से 1 साल के बाद ही करना है, नहीं तो जब भी आप एक पर्सनल लोन करोगे तो एक वो इंक्वायरी माना जाता है, उस इंक्वायरी के चक्कर में आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। तो ये आपको ऐसा नहीं कि हर महीने आपको नई पर्सनल लोन की इंक्वायरी करनी है। मुझे पता है टाइम लगेगा, पर एक दिन आएगा जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, एक बार गलती करना गलती नहीं होता, गलती होती है सेम गलती बार बार करना। जब भी नया आईफोन लॉन्च होता है और अगर तुम्हारे मन में आता है वाह यार काश ये मुझे मिल जाए, जब तक ऐसी फीलिंग्स आ रही है ना अपने अंदर, तब तक क्रेडिट कार्ड्स की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना है। अब फाइनल बात करते हैं सेटलिंग की, जो मैं पहले बात कर रहा था, इसको हम रीफाइनेंसिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये चीज जनरली जो हाई इंटरेस्ट लोन्स होते हैं उस पे आपको ऑफर की जाती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेट या फिर हाई इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन डेट। इसमें आप लोन कंपनी को बोलते हो कि भाई देखो हमसे ये लोन पे नहीं हो पा रहा है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पे नहीं कर सकता। तो इस केस में क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको बोलेगी देखो अच्छा तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है, अब तुम 1 लाख नहीं पे कर सकते तो ठीक है। क्रेडिट कार्ड कंपनी के दिमाग से आप सोचोगे तो क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए वो पूरा 1 लाख का लॉस है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी इसमें से बोलेगी चलो कोई बात नहीं 50,000 ही पे कर दो और हम इस केस को क्लोज कर देंगे। सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता है, पर ये आप तभी लें जब सच में आप लोन वापस नहीं कर सकते हैं और आपके पास सारे दरवाजे यानी जो ऊपर मैंने स्टेप्स बताए वो सब बंद हो गए हैं। क्योंकि अगर आपने ये स्टेप लिया और आपने 50,000 पे कर दिया और लोन क्लियर कर दिया 1 लाख का, तो आपकी प्रॉब्लम उस समय के लिए तो शांत हो जाएगी, लेकिन आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो पूरी लाइफ के लिए खराब हो जाएगी। इसको फोरक्लोजर भी बोलते हैं, इसको राइट ऑफ भी बोलते हैं क्रेडिट टर्म्स में। ये जो चीज है ना, ये आपके क्रेडिट रिपोर्ट में दिखेगी, हर उस इंसान को दिखेगी, हर उस लेंडर को दिखेगी जो आपको लोन देना चाहता है और वो आपको लोन नहीं देगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन जरा सोच समझ के लें और तभी लें जब आपके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। आपको यहां पे 2 चीजें जरूर पता होनी चाहिए, पहला क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मॉडल जिसे आप यहां देख सकते हैं, और दूसरा छोटी छोटी सेविंग से भी करोड़पति कैसे बना सकते हैं। और इस वीडियो में जो मैंने बात करी कि आपको एक्सपेंसेस कम करने हैं, उस चीज को आप यहां देख सकते हैं।